हम्म। Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon everyone. Very good afternoon to all of you. Hope you all are fine. Hello ma'am. Hello ma'am. Hello everyone. Yeah. Very good afternoon to all of you once again. Okay. Hope आप सब अच्छे होंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. फाइन, क्लास को शेयर कर दीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, स्टूडेंट्स जो है वो ऐड हो सके. ओके फाइन. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. आपके लिए आज एक प्रैक्टिस सेट में लेकर के आई हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट का. यस आई एम फाइन. आई एम फाइन. या हाँ जी, हाँ जी, इट स्टार्ट. यस. सो आज जो प्रैक्टिस सेट है आपके पास कंप्यूटर का, ठीक है, इसमें मैंने कोशिश की है मोस्टली जो है हमारा सिलेबस उसके हर एक टॉपिक्स को ऐड करने की. ठीक है, तो सारे टॉपिक्स हमारे मोस्टली वो कवर हो जाएंगे. फाइन, तो ऐड हो जाइए जल्दी से जल्दी. ओके फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन इज after selecting the cell range starting from D5 to H9 in a worksheet, what will be displayed in the name box? ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि सेल रेंज हमारी जो स्टार्ट हो रही है, एक्सेल का क्वेश्चन है ऑब्वियसली. सेल रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है हमारी? D5 से लेके H9 तक. ठीक है, एक वर्कशीट है हमारे पास. तो नेम बॉक्स में क्या डिस्प्ले होगा? फाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम बॉक्स बता दीजिए. नेम बॉक्स क्या होगा पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए. ऑलरेडी वी हैव डन इन द क्लास. नेम बॉक्स बता दीजिए. नेम बॉक्स क्या होगा हमारा? नेम बॉक्स हमें क्या बताता है, क्या स्पेसिफाई करता है? क्या स्पेसिफाई करेगा हमें नेम बॉक्स? सेल एड्रेस. किसका सेल एड्रेस? ऑफ सिलेक्टेड सेल. किसका सेल एड्रेस? सिलेक्टेड सेल का. फाइन. जो भी सेल लाइक ये मेरी एक्सेल की शीट है, मैंने ये वाला जो है सेल सिलेक्ट किया हुआ है. फाइन, ये वाला सेल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है. और यहाँ पे एज वी ऑल नो कि जो कॉलम है हमारे उनको हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से, और जो हमारी रोज है वो डिनोट किससे हो जाएंगी? नंबर से. फाइन. तो ये जो है इसका सेल एड्रेस आप कैसे डिनोट करेंगे? कॉलम का नाम आएगा सबसे पहले एंड देन रो का नंबर. फाइन. अब देखिए इसमें कॉलम और रो का नंबर, दिस इज द राइट वे टू राइट एनी एड्रेस ऑफ अ सेल. अगर मैं लिखती हूँ टू बी तो दैट इज रॉन्ग. और जो भी आपका सेल सिलेक्टेड होगा वो यहाँ पे जो आपका नेम बॉक्स होता है वहां पे डिस्प्ले होता है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हमने एक रेंज को सिलेक्ट कर लिया जो D5 से स्टार्ट होके H9 तक आती है, तो नेम बॉक्स में क्या शो करेगा? क्या उसमें शो करेगा D5 मल्टीप्लाई बाय H9? उसमें शो करेगा D5 H9 कॉलन का साइन, D7 H5 और D5. बताइए जल्दी, व्हाट विल बी द राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस. सो राइट आंसर क्या रहेगा? ध्यान से सुन लेंगे बच्चे. जब भी आप किसी रेंज को, रेंज क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स. रेंज क्या हो जाएगा हमारा? रेंज हो जाएगी हमारी ग्रुप ऑफ सेल्स या क्लस्टर ऑफ सेल्स कह सकते हैं, एक सेल्स का समूह. ठीक है. और जब हम एक सेल का समूह, लाइक अभी अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे नेम बॉक्स में शो करेगा A1, यानी कि जो आपका फर्स्ट सेल का एड्रेस होगा वो शो करेगा. तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा गया है D5 से लेके H9 तक हमने रेंज सिलेक्ट करी है वर्कशीट में, तो क्या डिस्प्ले करेगा? ऑब्वियसली D5. D5 इज द राइट आंसर. फाइन. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन MS Word if you want to display the meaning of a word in your text at the bottom of the last page, which feature will help you? देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है वो आपसे। सपोज आप वर्ड में काम कर रहे हैं, फाइन, आप एक लेंथी डॉक्यूमेंट में, सपोज आपके जो है 5 पेजेस में आप काम कर रहे हो, एंड द क्वेश्चन इज दे आर आस्किंग कि अगर आपको डिस्प्ले करना है किसी एक वर्ड का मीनिंग, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें एक वर्ड आपका आ गया है जिसका के मीनिंग आपको यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको उसका मीनिंग बताना है। जनरली होता है ना बुक्स में एक जो वर्ड होता है डिफिकल्ट वर्ड, वहां पे ऐसे दिया हुआ होता है बंद कर दिया, अगर यहाँ पे कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया तो वहां पे ऐसे 2 लिख देते हैं और लास्ट में जो है उनका मीनिंग जो है वो शो कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ दे आर आस्किंग कि MS वर्ड में अगर आपको ऐसे किसी वर्ड का मीनिंग, ठीक है, बॉटम में अगर शो करते हैं उसका मीनिंग लास्ट पेज में, तो उसके कौन सा फीचर आपकी हेल्प करेगा अगर आपको इस तरह से शो करना है पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपके आए हैं। व्हाट विल बी द राइट आंसर, बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। सो द राइट आंसर विल बी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, एंड नोट। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा एंड नोट। अब देखो इनको भी एक बार समझ लेंगे आप। बाकी जो ऑप्शंस हैं आपके, इनमें क्या रहेगा आपका, बाकी जो ऑप्शंस हैं, देखिए बाकी जो आपके ऑप्शंस हैं इनमें फुटनोट क्या रहेगा, जब भी आप किसी लेंथी डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं और सेम पेज पे अगर आपको मीनिंग शो करना है, सपोज यहाँ पे आपका कोई भी एक डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पे आ गया और उसका मीनिंग जो है यहीं पे सेम पेज पे दिया हुआ होता है, उस केस में हम यूज करते हैं क्या, फुटनोट। उस केस में हम यूज करेंगे फुटनोट। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट के एंड में यानी कि लास्ट वाले पेज पे अगर उस मीनिंग को डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एंड नोट। फाइन, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एथिकल हैकर्स नोन एज, एथिकल हैकर्स नोन एज, 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं आपके, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट्स, ग्रे हैट एंड ग्रीन हैट। क्या कहा जाता है एथिकल हैकर्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैकर्स कौन होते हैं, जो अनऑथराइज एक्सेस करते हैं। ठीक है, हैकर्स कौन होंगे, जो अनऑथराइज एक्सेस करेंगे किसी के डेटा को स्टील करने के इंटेंशन से, जिनका इंटेंशन जो है वो गलत होता है, रॉन्ग होता है। आप देखिए ऑप्शन इज गिवन, यहाँ पे क्या है, एथिकल हैकर्स। ठीक है, एथिकल हैकर्स क्या हो जाएगा, एक वर्ड है इंग्लिश का ये एथिक्स। एथिक्स जो वर्ड है आपका, इसका मीनिंग क्या होता है, मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज जिसको हिंदी में कहते हैं नैतिक मूल्य। ठीक है, नैतिक मूल्य क्या होते हैं भाई, हम सबको पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो मॉरल वैल्यूज, जो नैतिक मूल्य होते हैं हमारी लाइफ में वो। ठीक है, नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि एथिकल हैकर्स यानी कि अच्छे वाले हैकर्स, नैतिक मूल्य अगर उनके अंदर है तो वो हैकर्स अच्छे हैं। कौन से वाले हैकर्स होंगे वो बताइए। दैट विल बी व्हाइट हैट्स। ठीक है, व्हाइट हैट्स हैकर्स उनको कहा जाता है, व्हाइट हैट्स इज द राइट आंसर। अब ये कौन से वाले हैकर्स होते हैं इनके बारे में जान लेंगे हम। ये होते हैं हमारे वो वाले हैकर्स जो जनरली सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, ये किस काम आते हैं भाई, इनको ऑर्गेनाइजेशंस कुछ जो होते हैं वो इनको हायर करते हैं क्योंकि इनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है, और क्या करते हैं ये उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है सिक्योर वे में कि कोई भी लूप होल ना हो, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, तो इसलिए जो है इनको हायर किया जाता है। तो ये हो गए हमारे एथिकल हैकर्स अच्छे वाले। नाउ इट कम्स टू ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स कौन से हैकर होते हैं हमारे, ब्लैक हेड्स कौन से हैकर हो जाएंगे, देखिए कलर भी जो है वो सिंबलाइज करता है बहुत कुछ। ब्लैक हेड्स कौन से हैकर्स हो जाएंगे, ब्लैक मींस डार्कनेस, नेगेटिविटी कह लीजिए, व्हाइट जो है सिंबलाइज करता है पीस को। ब्लैक वाले कौन से हो जाएंगे, जो क्रिमिनल्स होते हैं। ठीक है, ब्लैक वाले कौन से हो जाएंगे हैकर्स, जो क्रिमिनल्स, अपराधी होते हैं। ठीक है, जिनका रॉन्ग इंटेंशन होता है। नाउ नेक्स्ट टर्म है आपकी ग्रे हेड। ग्रे हेड को भी समझ लेते हैं। ग्रे हेड हमारे कौन से वाले हैकर्स होते हैं, जो ऊपर वाले
दोनों जो आपके व्हाइट हेड और ब्लैक हेड है दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लेंड ऑफ बोथ, दोनों का मिक्सचर। कौन से बोथ? व्हाइट और ब्लैक। यानी कि ना ही तो ये कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है, किसी कंपनी ने इनको हायर नहीं किया हुआ, और ना ही ये कोई ऐसे अपराधी ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने रॉन्ग इंटेंशन से किया है। ये कौन से वाले हैकर्स होते हैं? जो जस्ट टू शो देयर टैलेंट, ठीक है, जिनको ये दिखाना होता है देखो हमारी स्किल कितनी अच्छी है, हमने इसको जो है हैक कर लिया, हमने उसको हैक कर लिया, ठीक है, उसका अकाउंट हमने हैक कर लिया, ये उस टाइप के होते हैं ग्रे हैट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्रीन हैट्स। ग्रीन हैट्स में ग्रीन हैट कौन से पर्सन होते हैं? इनका देखो एक और नाम होता है, इनको कहा जाता है नियोफाइट, ठीक है। जो आपके ग्रीन हैट्स होते हैं इनको नियोफाइट भी कहा जाता है। और ये कौन होते हैं? जो हैकिंग की दुनिया में नए हो, ठीक है, पर्सन हु इज, यानी कि वो व्यक्ति जो कि नया है हैकिंग की दुनिया में, हु इज न्यू इन हैकिंग वर्ल्ड, जो इस दुनिया में नया नया आया है, तो उसको क्या कह देते हैं? नियोफाइट या फिर ग्रीन हैट्स। फाइन, तो ये हो गए हमारे 4 तरह के हैकर्स, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे और ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इज इक्वल टू राउंड 2.15, 1 is entered in a cell, what will be the result? अगर आपका ये वाला फॉर्मूला, अगर आपका एक्सेल में ये वाला फॉर्मूला एंटर कर दिया आपने, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा बताइए? अगर आपने ये वाला जो है फॉर्मूला एंटर कर दिया तो व्हाट विल बी द रिजल्ट बताइए? देखिए राउंड ऑफ होता है, मैथ्स में हम राउंड करते हैं, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फाइन। यहाँ पे देखो डिजिट आपको दे दी 2.15, कॉमा करके आपको दे दिया क्या? 1। 1 क्या डिनोट करेगा कि आपको जो है एक डिजिट तक राउंड करना है इसको, किसको? जो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है ना, इसको एक डिजिट तक आपको राउंड ऑफ कर देना है। राउंड ऑफ करने में भी ऑल नो, अगर जो है नेक्स्ट नंबर 1 डिजिट तक रखना है ना यहाँ पे, तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर देखिए, अगर तो ये वाला नंबर 5 है या फिर मोर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे? इस वाले नंबर में +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2.2, इजंट इट? सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता 3.576, कॉमा कर बी द आंसर, यानी कि हमें 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, जो कि 3 डिजिट में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द आंसर? 6 हट जाएगा, तो 6 मोर देन 5 है, तो इसमें जो है हमारा एक प्लस हो जाएगा, विच मीन्स 0.58, फाइन। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड मीडिया, ठीक है, इनमें से कौन सा गाइडेड मीडिया नहीं है? इनमें से कौन सा जो है गाइडेड मीडिया, इनमें से कौन सा जो है गाइडेड मीडिया नहीं है? फाइन, अब देखिए गाइडेड मीडिया के बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। गाइडेड मीडिया की अगर बात करें, गाइडेड मीडिया क्या है? आपका एक मीडियम है, कौन सा? गाइडेड। गाइडेड में क्या हो जाएगा? देखो इसमें जो है मोस्टली केबल्स के ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एक ही आपका ऑप्शन है जो डिफरेंट है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि व्हाट विल बी द आंसर। जो गाइडेड मीडिया नहीं है, तो आपका इंफ्रारेड जो है बिल्कुल अलग है, ये तो एक कॉमन सेंस वाला एक एस्पेक्ट हो गया। बाकी देखिए केबल्स हैं, तीनों में जो है केबल्स आई हुई हैं, और केबल से क्या होता है? केबल से हमें पता लग जाता है, सपोज कोई वायर कहीं से कहीं लगी है, तो हमें क्या पता लग जाएगा कि ये यहाँ से अटैच है, गाइडेंस मिल जाएगा हमें कि ये जो है केबल इसकी है, यहाँ पे अटैच है, तो एक गाइडेंस हो जाता है। तो आप इस टर्म में इसको ले सकते हैं कि ये हो गया हमारा गाइडेड मीडिया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया आपका? ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इसमें आप ध्यान कर लेंगे जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है, इसका जो क्वेश्चन मोस्टली बन के आता है आपका कि इनमें से जो है आपका फास्टेस्ट ट्रांसमिशन जो है कौन कराता है? फास्टेस्ट ट्रांसमिशन कौन कौन सी केबल कराएगी? आपका फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से रहता है आपका कि इसका जो कोर होता है, कोर यानी कि ये जो केबल होगी, इस केबल की जो सबसे इनर वाली जो वायर होती है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास, वो बनी हुई होती है
ग्लास की, ठीक है। तो जो कोर होगा इसका मेड अप ऑफ ग्लास, कांच की बनी हुई बहुत एक पतली सी पाइप होती है। हमारे जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स जो स्ट्रैंड यानी कि हमारा जो एक बाल होता है, उतनी ही पतली सी एक ग्लास की जो है पाइप होती है, ठीक है, इसके अंदर। और नेक्स्ट जो है, जो इसका एक क्वेश्चन बन जाता है दैट इज कि इसमें जो है डेटा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसमें डेटा ट्रैवल करेगा इन, डेटा जो है, डेटा के सिग्नल्स ट्रैवल्स करते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट। फाइन, इसमें जो है डेटा कैसे ट्रेवल करेगा, इन फॉर्म ऑफ लाइट। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे यूज होती है, तो ये कहाँ पे यूज हो जाएगी आपकी, ये आपकी यूज हो जाएगी टेलीफोन लाइन में, टेलीफोन लाइंस में यूज होती है ये आपकी, ठीक है। और जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा, ठीक है, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा ये वहां पे यूज होंगी। एंड देन नेक्स्ट देखिए, जो कोएक्सियल केबल है आपकी, कोएक्सियल केबल देखो आपकी बस टोपोलॉजी में यूज होती है। कोएक्सियल जो केबल है आपकी बस टोपोलॉजी में यूज होगी। जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं वो यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गई आपके गाइडेड मीडिया, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स इसमें आ गई, कोएक्सियल केबल आ गई। देखिए बस टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी में एक RJ45 केबल भी यूज होती है। आरजे का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है आपसे, उसमें आप कर लेंगे रजिस्टर्ड जैक, उसमें आप कर लेंगे रजिस्टर्ड जैक। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस व्हिच वन इज कॉल्ड द फेसबुक ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। चार ऑप्शंस गिवन है आपके, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किसको कहा जाता है फेसबुक वर्ल्ड वाइड वेब का, वर्ल्ड वाइड वेब का फेसबुक किसको कहा जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए, डोमेन नेम, वेब पेज, डोमेन नेम सिस्टम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बताइए किसको कहा जाता है। तो चलिए एक बार ऑप्शंस गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। डोमेन नेम में देखिए, डोमेन नेम क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं एक बार ऑप्शन सारे। डोमेन नेम में क्या रहेगा, डोमेन नेम होता क्या है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फाइन, आपने देखा होगा कुछ साइट्स के आगे .gov, .com, .edu, .org इस तरह से लिखा होता है। ये क्या होता है हमारे, ये हमारे डोमेन नेम्स होते हैं जो क्या स्पेसिफाई करते हैं कि जो भी वेबसाइट आपने खोली है उसका प्रकार क्या है, वो किस तरह की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आधार कार्ड की साइट खोलते हो ना, वहां पे ऐसे लिखा आता है uidai.gov.in आता है। तो क्या आप यहाँ से क्या आइडेंटिफाई कर लोगे, क्या है ये, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। .gov गवर्नमेंट की साइट है इंडिया की, ठीक है। अब ऐसे ही आपने देखा होगा flipkart.com, flipkart.com, amazon.com। तो .com स्टैंड्स फॉर कमर्शियल साइट्स है, ठीक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, ये आपकी कमर्शियल साइट्स हो जाएंगी। ये होते हैं आपके डोमेन नेम। नेक्स्ट क्या है आपका, वेब पेज, डिजिटल पेज। जब भी आप नेट जो है सर्फ करते हैं तो जो भी पेज हमारे सामने अपीयर होता है वो आपका एक वेब पेज यानी कि डिजिटल पेज है। देन नेक्स्ट है इसमें आपका डोमेन नेम सिस्टम, DNS इसका शॉर्ट फॉर्म, जनरली जो है इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम क्या है, देखिए जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड डोमेन नेम, अभी हमने डिस्कस किए हैं। डोमेन नेम सिस्टम क्या है, ये एक डेटाबेस है जहां पे सारे डोमेन नेम्स आपके लोकेटेड होते हैं ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, देखो इसका भी जो है शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म नहीं फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ URL। यूआरएल क्या है आपका, एक फिजिकल एड्रेस आप कह सकते हैं, ठीक है। आपका एक फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस कैसे, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें देखिए आपने देखा होगा
जब भी आप कोई साइट ओपन करते हैं तो वहां पे शो करता है आपको एड्रेस बार में, जो आपका एड्रेस बार होता है ऐसे, वहां पे आपको शो करता है https ऐसे ऐसे करके www.google.com करता है शो। तो ये क्या है आपका, ये आपका URL है जिसमें कि https क्या है आपका एक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं डिस्कस किया है हमने कई बार क्लास में। देखिए हर जगह का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मींस नियम कायदे कानून। जैसे स्कूल्स में जब जाते हैं तो वहां पे क्या रहता है, कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं स्कूल्स के। क्या, यूनिफॉर्म शुड बी वेरी क्लीन, शूज वेल पॉलिश्ड हो, हेयर कट आपका शॉर्ट हो, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ऐसे ही आपके नेट पे जो भी डेटा आप सेंड या रिसीव करते हैं उसके भी अपने जो है प्रोटोकॉल्स होते हैं। फाइन। HTTPS का फुल फॉर्म आप कर लेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। एंड S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। दैट मीन्स जो भी साइट आप विजिट कर रहे हो ना दैट इज सिक्योर। अगर HTTPS लिखा होता है एक पैडलॉक का साइन भी बना होता है आपका ऐसे लॉक। ठीक है, जो क्या डिनोट करता है कि जो साइट आपने ओपन की है दैट इज सिक्योर। ठीक है, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर बताइए। हमने डिस्कस कर लिए चारों ऑप्शन। व्हाट विल बी द राइट आंसर। राइट आंसर आपका रहेगा URL। ठीक है, URL को फेसबुक कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब का। सो दिस इज द राइट आंसर URL। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सॉरी, clicking on mouse selects the entire paragraph by default while working with text document in MS Word। जब आप MS Word में काम कर रहे हो तो आपको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो आप माउस का बताइए आप क्या क्लिक करेंगे इनमें से। ऑल्ट प्लस सिंगल, ट्रिपल, डबल, सिंगल, बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए ये पूछा गया है कि MS Word में आप काम कर रहे हो। फाइन, और आपको क्या करना है, एक पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो आप इनमें से क्या यूज करेंगे, माउस को यूज करते हुए, माउस से क्लिक करते हुए आप इनमें से किसको यूज करेंगे। व्हाट विल बी द राइट आंसर बताइए। राइट आंसर आपका रहेगा ट्रिपल। ठीक है, जब आप 3 बार माउस को जो है क्लिक कर देंगे पैराग्राफ में कहीं पे भी तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और डबल क्लिक करने से क्या होता है, यू कैन सिलेक्ट अ वर्ड, आप एक वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। फाइन, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिंटर से रिलेटेड। अनदर वर्ड फॉर अ डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर को और क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपके गिवन है, आपको बताना है डेजी व्हील प्रिंटर का एक और नाम, अनदर नेम फॉर डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ये तो रिपीट हो गया, गोल्फ बॉल प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर। आपको बताना है इन चारों में से क्या कहा जाता है, बताइए। दूसरा नाम बताना है आपको डेजी व्हील प्रिंटर का। देखिए लाइन प्रिंटर का पूछा है इसमें, लाइन प्रिंटर का ऑप्शन में दिया हुआ है। डेजी व्हील प्रिंटर तो सेम यही ऑप्शन होगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, लाइन प्रिंटर के मैं आपको प्रकार बता देती हूँ, ड्रम, बैंड। ठीक है, ड्रम और बैंड आपके जो है लाइन प्रिंटर में आ जाएंगे। गोल्फ बॉल प्रिंटर जो है दैट इज योर राइट आंसर। जो आपका डेजी व्हील प्रिंटर होता है इसको गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहते हैं। और जो आपका लेजर प्रिंटर है ये आपका फास्टेस्ट प्रिंटर है। ठीक है, फास्टेस्ट प्रिंटर की अगर बात आती है तो वो कौन सा रहेगा आपका, लेजर प्रिंटर। ठीक है, और इसको पेज प्रिंटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ही बार में पूरे पेज को प्रिंट करता है। ठीक है, और लाइन प्रिंटर कौन से हैं, जो एक ही बार में जो है एक लाइन को प्रिंट करते हैं। कौन से हैं, जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं। कौन कौन से हैं, ड्रम है, बैंड है, और चेन प्रिंटर भी इसी कैटेगरी में आएगा, लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में। फाइन,
तो राइट आंसर हो गया हमारा गोल्फ बॉल प्रिंटर, जो कि डेजी व्हील प्रिंटर का एक दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द लिमिट ऑफ मैनुअल फॉन्ट साइज वन कैन गिव। क्वेश्चन है आपका कि एमएस वर्ड में जो मैनुअल फॉन्ट साइज होता है उसका क्या लिमिट होती है, जो हम मैनुअली फॉन्ट साइज देते हैं। तो इसको भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें कि एमएस वर्ड हमने जैसे ही ओपन किया है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या साइज सेट मिलेगा, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपको क्या मिलेगा, फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा आपका, बताइए। वर्ड में फॉन्ट साइज आपको मिलेगा 11। सिस्टम जो हमें सेट करके देता है फॉन्ट साइज, वो देता है साइज 11, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ऐसे बनेगा, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की लिमिट जो हमें सिस्टम ने दी है, फॉन्ट साइज की लिमिट क्या होगी, यानी कि जब आप 11 जहां पे आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, ठीक है, आपको जो है सपोज ये मिल गया, इसके साइड में जो आपका बटन होगा, आप जब इस पे क्लिक करते हो ना तो एक पैलेट ओपन हो जाती है। उस पैलेट पे आपको बाय डिफॉल्ट क्या साइजेस गिवन होते हैं सिस्टम की तरफ से, क्या क्या साइजेस आपके गिवन होंगे, यानी कि फॉन्ट साइज की लिमिट क्या होगी। दैट लिमिट विल बी 8 to 72। लिमिट क्या रहेगी वो 8 to 72। नाउ जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें पूछा है मैनुअल फॉन्ट साइज, मैनुअल फॉन्ट साइज की लिमिट पूछी गई है जो हम मैनुअली दे सकते हैं, विच मीन्स 72 तो यहाँ पे दी हुई है सिस्टम की तरफ से, बट हम 72 से ज्यादा भी दे सकते हैं, 8 से कम भी दे सकते हैं, फाइन। तो नाउ दे आर आस्किंग कि उसकी क्या लिमिट है, आप कहां से कहां तक दे सकते हैं। तो बात अगर करते हैं हम मैनुअल फॉन्ट साइज की, तो वो है आपका वर्ड में 1 से लेके 1638 1638 इज द लिमिट। आप जो है मैनुअली यानी कि खुद से इसमें टाइप जब करोगे, अगर आपका साइज आपको सेट मिला है 11 बाय डिफॉल्ट, जैसे ही आप ओपन करते हो ये मिलता है, डबल क्लिक करोगे तो ब्लू हो जाएगा, आप जो भी साइज आप इसमें टाइप करेंगे तो वो शो करेगा, ठीक है। आप 1638 तक इसमें साइज दे सकते हो, लेकिन अगर आपने दे दिया 1639 तो क्या होगा, एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा जिसमें लिखा आ जाएगा कि जो साइज लिमिट है शुड बी विद इन 0 से लेके 1638 तक आपकी जो है फॉन्ट साइज की लिमिट होनी चाहिए, फाइन। अच्छा इसमें जो है एक क्वेश्चन आपका और कर लेते हैं, वर्ड के साथ एक्सेल में अगर पूछा जाए सेम चीज आपसे, अगर हम बात करें एक्सेल की कि एक्सेल में आपको जो है एक्सेल में क्या साइज सेट मिलेगा, एक्सेल में भी आपको 11 ही साइज सेट मिलेगा, ठीक है। एक्सेल में भी आपको क्या मिलेगा, एक्सेल में भी आपको 11 मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें पावर पॉइंट की, अगर हम बात करें पावर पॉइंट की, तो बाय डिफॉल्ट कितना साइज सेट मिलेगा आपको, जब आप ओपन करेंगे एप्लीकेशन को बाय डिफॉल्ट मिलेगा साइज आपको 18। तो ध्यान रखेंगे वेरिएशन है थोड़ा सा, वर्ड का एक्सेल का सेम है, बाय डिफॉल्ट साइज 11 रहेगा, और अगर पावर पॉइंट की हम बात करें तो उसमें साइज आपको 18 मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस 18 क्यों मिलेगा, 18 इसलिए मिलेगा, देखो पावर पॉइंट में हम बनाते हैं स्लाइड्स प्रेजेंटेशन के लिए, और जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप फर्स्ट स्लाइड पे जो है टाइटल शो करोगे, टाइटल हमेशा जो है साइज में बड़ा होगा, ठीक है। तो वो आपको ऑलरेडी साइज सेट करके देते हैं 18 के, जो भी आप पहली स्लाइड बनाओगे तो उसमें तो आप बड़ा ही साइज यूज करोगे, फाइन। हाँ जी, और एक्सेल की अगर हम बात करें, ये तो है आपका बाय डिफॉल्ट साइज, उसमें जो आपका लिमिट होती है फॉन्ट साइज की वो भी सेम ही होती है 8 से लेकर के 72। लेकिन अगर हम बात करें पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट में होती है 8 से लेके 96, वेरिएशन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्सेल और वर्ड का देखो बाय डिफॉल्ट साइज सेम है, और जो सिस्टम हमें देता है लिमिट वो सेम है, लेकिन पावर पॉइंट में क्या है, आपका डिफॉल्ट जो साइज है वो 18 गिवन है, और यहाँ पे भी आपका थोड़ा एक्सीड करके दिया हुआ है, यानी कि इंस्टेड ऑफ 72 96 दिया है। अब मैनुअल की बात कर लेते हैं, जो हमने इसमें किया है, वर्ड में तो है हमारा 1638 तक, एक्सेल में मैनुअल कितना होगा फॉन्ट साइज, एक्सेल की अगर हम बात करें, एक्सेल में हो जाएगा हमारा 1 से लेके
409। मैनुअल जो फॉन्ट साइज की लिमिट होगी एक्सेल में वो हो जाएगी हमारी 1 से लेके 409। ठीक है, बात करें अगर पावर पॉइंट की मैनुअल फॉन्ट साइज लिमिट की, वो हो जाएगी हमारी 1 से लेके 3600। अगर आप इनसे ज्यादा जो है साइज देते हो तो एक बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा जिसमें कि शो करेगा कि आपका जो है साइज लिमिट विद इन दिस होना चाहिए। यानी कि अगर एक्सेल में करते हो आप 410 करते हो तो वो शो कर देगा कि नहीं, आपका जो है साइज होना चाहिए विद इन 12409। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म रिलेटेड टू सेंडिंग डेटा टू अ सैटेलाइट, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है जब हम डेटा को सैटेलाइट पे भेज रहे हैं तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे। 4 टर्म्स दी हुई है आपकी, अपलिंक, डाउनलिंक, टू वे एंड डी मॉड्यूलेट। ठीक है, 4 जो है आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछा गया है आपसे सेंडिंग डेटा टू सैटेलाइट, डेटा को सेंड कर रहे हैं हम सैटेलाइट पे तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे। डाउनलिंक कहेंगे, अपलिंक कहेंगे, टू वे कहेंगे या डी मॉड्यूलेट कहेंगे। बताइए विच वन इज द राइट आंसर। सी। विच वन इज द राइट आंसर बताइए। द राइट आंसर इज अपलिंक। ठीक है, राइट आंसर कौन सा रहेगा, अपलिंक। ठीक है, एक जनरल वे में भी हम सोच सकते हैं सैटेलाइट कहाँ है, ऊपर है, हम डेटा को कहाँ भेज रहे हैं, सैटेलाइट पे भेज रहे हैं। अपलिंक, एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं हम अपवर्ड्स। फाइन, सिमिलरली अगर हम इसका वाई से वर्सा, इसका ऑपोजिट कर देते हैं, सैटेलाइट से हम डेटा को ले रहे हैं तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगर हम सैटेलाइट से डेटा को ले रहे हैं तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डाउनलिंक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, डाउनलिंक। और अगर देखिए टू वे कब हो जाएगा, जब दोनों ही प्रोसेस चल रहे हैं, हम डेटा को सेंड कर रहे हैं सैटेलाइट पे और सैटेलाइट से भी डेटा को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेस हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट देखिए डी मॉड्यूलेट, ये कौन सी टर्म है, ये आ जाएगी हमारी मोडेम की टर्म। कौन सी टर्म आ गई, ये हमारी आ गई मोडेम की, जिसका कि फुल फॉर्म क्या रहेगा आपका, मॉड्यूलेटर एंड ये हो जाएगा हमारा डीमॉड्यूलेटर। क्या करता है ये, क्या करेगा ये, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेगा सिग्नल्स को, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेगा सिग्नल्स को डीमॉड्यूलेटर। और ये क्या करेगा मॉड्यूलेटर, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा। फाइन, तो ये हमारी डीमॉड्यूलेट की वो वाली टर्म आ गई, तो राइट आंसर है हमारा अपलिंक। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द साइज ऑफ IPv6। व्हाट इज द साइज ऑफ IPv6, साइजेस इसमें गिवन है 24 बिट, 32 बिट, 128 बिट एंड 64 बिट। आपसे पूछा गया है साइज IPv6 का। प्लीज गिव मी द आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर। बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। IPv6, पहले तो चलो इसका फुल फॉर्म ही बता दो, IPv6 का फुल फॉर्म क्या रहेगा। IPv6 का फुल फॉर्म क्या रहेगा, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। क्या रहेगा फुल फॉर्म इसका, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है क्या ये है एड्रेस साइज, किसका एड्रेस साइज है, आईपी एड्रेस का। ठीक है, किसका एड्रेस साइज है ये, आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा आपका, एक फिजिकल एड्रेस। जैसे कि हम सबका एक एड्रेस होता है ना घर का, कि हम कहाँ रहते हैं, ऐसे ही आपका जो एक फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है ये आपका होता है नंबर्स की फॉर्म में, इट्स नॉट ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल वी कैन से। ठीक है, हम लोग उसको जनरली नहीं समझ सकते क्योंकि वो नंबर्स की फॉर्म में दिया हुआ होता है एड्रेस उस पर्टिकुलर डिवाइस का। फाइन, अब देखिए वो जो डिवाइस, वो जो नंबर है आपका आईपी एड्रेस जो है, अगर इसके देखिए दो आपके वर्जन है आईपी एड्रेस के,
दो वर्जन रहेंगे आपके आईपी के, एक तो रहेगा IPv4 और एक रहेगा आपका IPv6। ठीक है, अब ये यूज करते हैं कितने बिट्स ये बताइए, क्वेश्चन में पूछा क्या है, साइज क्या होगा आपका IPv6 का, IPv6 का क्या जो है साइज रहेगा बताइए। तो द राइट आंसर विल बी 128 बिट। IPv6 जो है यूज करता है 128 बिट हेक्साडेसिमल नंबर, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ये यूज करता है 128 बिट हेक्साडेसिमल नंबर, जबकि IPv4 जो है वो यूज करता है 138 बिट बाइनरी नंबर। ठीक है, जो आपका IPv4 है वो यूज करता है, उसका साइज है 32 बिट बाइनरी नंबर्स में, और IPv6 जो है वो यूज करता है 128 बिट हेक्साडेसिमल नंबर्स में। फाइन, सो 128 जो है बिट इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IPv4 इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस। ठीक है, अगेन जो है सेम टॉपिक का क्वेश्चन है हमारा, अभी जो हमने किया IPv6 का क्वेश्चन था हमारा, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ IPv4। अब ये तो पता लग गया आप सबको कि IPv4 क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन है 4th। फाइन, नाउ दे आर आस्किंग कि इसकी कितनी क्लासेस होती है, कितनी क्लासेस में ये डिवाइडेड है। ठीक है, तो बताइए, ऑप्शंस गिवन है इसमें 2, 5, 3 एंड 4, कितनी क्लासेस में ये डिवाइडेड है IPv4, बताइए कितनी क्लासेस में ये डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। ठीक है, कितनी क्लासेस में डिवाइडेड है, 5 क्लासेस में। देखिए ये जो आपका IP वर्जन 4 है, ये क्या होता है, एक नंबर होता है, एक सेट होता है नंबर्स का। ठीक है, क्या होता है, ये नंबर का एक सेट हो जाएगा आपका, सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, और ये नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेके 255 तक होते हैं। ठीक है, 0 से लेके ये नंबर्स होते हैं 255 तक, जिसमें के इस तरह से डिवाइड किया हुआ होता है IP एड्रेसेस को, क्लास A, क्लास B, क्लास C, D एंड E। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्लास A हो जाएगी आपकी 0 से लेके 127। ठीक है, तो क्लास A होता है आपका बड़े नेटवर्क्स के लिए। ठीक है, बड़े नेटवर्क्स के लिए, ह्यूज नेटवर्क, जो बड़े नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट देखिए, क्लास बी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 128 से लेके 191 तक, जो कि मीडियम नेटवर्क, जो कि आपके मीडियम नेटवर्क होते हैं। 192 से लेकर के, सी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 192 से लेकर के हो जाएगा हमारा 223, 223 तक हो जाएगा हमारा कौन सा, स्मॉल नेटवर्क में आ जाएगा, स्मॉल नेटवर्क हो जाएंगे हमारे। और अब जो डी है हमारा 224 से लेकर के 239 तक जो नंबर्स है वो आते हैं इस कैटेगरी में, और जो हमारी क्लास ई है वहां पे 240 से लेकर के 255 तक जो है डिवीजन होता है। दिस इज 5। ओके, अब देखिए जो डी और ई क्लासेस होती है ना, ये दोनों के दोनों जो है ये होंगी आपकी एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए, ये होती हैं आपकी एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए। पहले वाली किसके लिए है, 0 से लेकर 127 तक जो नंबर होंगे वो किसके लिए होंगे, बड़े नेटवर्क्स के लिए। 128 से 191 मीडियम नेटवर्क के लिए, 192 से 223 स्मॉल नेटवर्क्स के लिए होगा, और बाकी जो है आपकी 224 से 255 ये एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए आपके IP एड्रेस जो है वो क्लासेस में इस तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सो राइट आंसर है हमारा 5 क्लासेस में डिवाइड है। ठीक है, IPv4 हमारा 5 क्लासेस में डिवाइड है, एंड दीज आर द 5 क्लासेस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज इंफॉर्मेशन राजपथ, व्हाट इज नोन एज इंफॉर्मेशन राजपथ, बताइए इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का राजपथ, सूचना का राजपथ किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपके गिवन है, ईमेल, सेल्यूलर फोन, पेजर एंड इंटरनेट। सूचना का राजपथ किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहा जाता है, सेल्यूलर फोन को, पेजर को, या फिर इंटरनेट को। बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर, बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो द राइट आंसर विल बी इंटरनेट।
ठीक है, सूचना का राजपथ, ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट की सहायता से ही हमें सारी इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूचना का राजपथ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, इन एमएस वर्ड आरटीएफ स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आरटीएफ है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है, एमएस वर्ड में जो आरटीएफ होता है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे, होता क्या है वो। ये एक एक्सटेंशन है, ये एक आपका एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन होते क्या है एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक्सटेंशंस क्या होते हैं। देखिए, जैसे हम सबका एक सरनेम होता है, ठीक है, हम सबका जो एक सरनेम होता है, उस सरनेम से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पर्सन का। जैसे हम नाम लेते हैं, नाम के साथ में जब हम सरनेम देखते हैं तो हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई वो पर्सन जो है वो इस कास्ट से बिलोंग करता है, इजंट इट? यही होता है ना, हम ऐसे जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अच्छा इसका जो है सरनेम ये है तो इसकी कास्ट ये होगी। तो ऐसे ही एक्सटेंशन से क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि अच्छा इसका एक्सटेंशन ये है तो ये वो वाली फाइल है। वैसे आप आइकन देख के भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, नो डाउट, बट स्टिल एक्सटेंशन देख करके हम क्या इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो है आपकी फाइल इस फॉर्म में है, एक्सेल की है या वर्ड की फाइल है, ठीक है, या जेपीजी फाइल है, बीएमपी फाइल है, हमें पता लग जाता है कि ये किस टाइप की फाइल है। तो ये भी आपका एक एक्सटेंशन ही दिया हुआ है, आरटीएफ स्टैंड्स फॉर पूछा गया है, क्या है ये आपका, किसका एक्सटेंशन है। पहले तो हम इसका फुल फॉर्म ही देख लेते हैं, ठीक है। आरटीएफ का क्यों है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या हो जाएगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और ये किसका एक्सटेंशन है आपका, ये है आपका एक्सटेंशन वर्ड पैड का। किसका है ये, आपका एक्सटेंशन वर्ड पैड का, जो आपका बेसिक वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है, जो आपका बेसिक वर्ड प्रोसेसर है, जो विंडो के हर वर्जन के साथ में इंक्लूड होता है, उसको कहते हैं डॉट, उसका जो एक्सटेंशन है दैट इज डॉट आरटीएफ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये टेक्स्ट के फॉर्मेट के मामले में रिच है। कैसे रिच है ये, अगर हम नोटपैड की बात करें, अगर हम बात करते हैं नोटपैड की, नोटपैड में कोडिंग करते हैं की होगी आप सबने HTML की। नोटपैड भी जो है विंडो के हर वर्जन के साथ में इंक्लूड होता है। नोटपैड की अगर हम बात करें तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा हमारा, डॉट टीएक्सटी, ठीक है। वर्ड पैड भी जो है विंडो के हर वर्जन के साथ में इंक्लूड होगा। अब देखिए, वर्ड पैड में जो है कंपैरेटिवली नोटपैड के ज्यादा फीचर्स होते हैं, ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, कि ये हमारा एक जो है फॉर्मेटिंग के मामले में इसमें जो है फीचर ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली नोटपैड के। तो इसका जो है एक्सटेंशन हो गया आपका टीएक्सटी, और वर्ड पैड का हो जाएगा आपका डॉट आरटीएफ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्लियर, ओके। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज वॉज, पहली कंप्यूटर की लैंग्वेज पूछी गई है आपसे। पहली कंप्यूटर की लैंग्वेज बताइए। 4 ऑप्शंस आपके गिवन है जिसमें के लैंग्वेजेस के नाम दिए हुए हैं आपके। तो बताइए फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, कोबोल, बेसिक, पास्कल या फिर फॉर्ट्रैन। कोबोल, बेसिक, पास्कल या फिर फॉर्ट्रैन, बताइए राइट ऑप्शन, बताइए राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका। तो देखिए राइट आंसर आपका रहेगा फॉर्ट्रैन, ठीक है। इसका जो है फुल फॉर्म आपका रहेगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या रहेगा इसका फुल फॉर्म, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनका भी हम फुल फॉर्म कर लेते हैं, ये भी आपकी लैंग्वेजेस है। कोबोल की अगर हम बात करें तो कॉमन बिजनेस, ये हो जाएगा आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बात करें अगर बेसिक की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फुल फॉर्म, इनका जनरली फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर है हमारा फॉर्ट्रैन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
HTML इंट्रोड्यूस्ड बाय, क्वेश्चन में पूछा गया है कि HTML को किसने इंट्रोड्यूस किया था, बताइए HTML को किसने इंट्रोड्यूस किया था। चार ऑप्शंस आपके गिवन है, ठीक है, चार ऑप्शंस आपके गिवन है, कौन कौन से? टिम बर्नर्स-ली, विंटन ग्रेसर, बॉब विलिस या स्टीव जॉब्स। क्वेश्चन है HTML किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, HTML किसने इंट्रोड्यूस किया था? टिम बर्नर्स-ली ने, विंटन ग्रेसर ने, बॉब विलिस ने या स्टीव जॉब्स ने? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा आपका राइट आंसर। देखिए स्टीव जॉब्स की अगर हम बात करें, कौन है ये तो फाउंडर है एप्पल कंपनी के, फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी कह सकते हैं हम इनको। इनके को फाउंडर भी हैं स्टीव वॉजनाइक, ठीक है, इनके जो है को फाउंडर भी हैं स्टीव वॉजनाइक। अगर हम बॉब विलिस की बात करें तो ये एक क्रिकेटर है, तो ये स्टीव जॉब्स नहीं होंगे, बॉब विलिस नहीं होंगे। दो ऑप्शंस है आपके पास में, दो ऑप्शंस में से देख करके बताइए, दो ऑप्शंस में से देख करके बताएंगे कि HTML को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर आपका रहेगा टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली विल बी द राइट आंसर। देखो विंटन सर्फ कौन थे, विंटन ग्रे सर्फ इनका पूरा नाम है। विंटन ग्रे सर्फ कौन थे, इनको क्या कहा जाता है विंटन ग्रे सर्फ को? चलिए टिम बर्नर्स-ली में करते हैं। टिम बर्नर्स-ली ने इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले हम आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो HTML को इंट्रोड्यूस किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में। इन्होंने जो है तीन चीजें इंट्रोड्यूस की थी। क्या क्या इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने? HTML और HTTP और URL, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था अभी। HTTP भी हमने डिस्कस किया था। एक प्रोटोकॉल है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म बताइए, HTML का फुल फॉर्म बताइए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या रहेगा इसका फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको किसने डेवलप किया था? टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में तीन चीजें उन्होंने जो है डेवलप की थी, HTML, HTTP और URL। विंटन ग्रे सर्फ की अगर हम बात करें तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। क्या कहा जाता है? इंटरनेट के जनक, ठीक है। क्यों कहा जाता है इनको इंटरनेट का जनक? क्या किया था इन्होंने? इन्होंने जो है TCP/IP जो प्रोटोकॉल्स हैं आपके बेसिक, उनको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, इंटरनेट के जनक विंटन ग्रे सर्फ को। और साथ में जो है इनके एक सहयोगी भी थे बॉब काहन, साथ में इनके एक सहयोगी भी थे बॉब काहन, जो को डिजाइनर थे। किसके डिजाइनर थे वो? TCP/IP के। किसके को डिजाइनर थे वो? TCP/IP प्रोटोकॉल जो इन्होंने बनाया था उसके, दोनों ने मिलकर के जो है बनाया था इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल था TCP/IP। फाइन, तो हमारा राइट आंसर हो गया टिम बर्नर्स-ली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लेंथ ऑफ UDP हेडर इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ UDP हेडर इज। इसमें आपसे लेंथ पूछी गई है किसकी? UDP की। नाउ व्हाट इज UDP? सबसे पहले हम UDP के बारे में जान लेते हैं। क्या ये क्या है आपका? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या है ये? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और पूछा क्या है? लेंथ किसकी? इसके हेडर की। जो ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल हमने अभी डिस्कस किया था। कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं नेट पे जब आप डेटा को सेंड या रिसीव करते हैं उनके, उन्होंने इसके हेडर की लेंथ पूछी है। अब देखिए होता क्या है, जब आप नेट पे डेटा को सेंड करते हैं तो डेटा जो है आपका सेगमेंट्स में, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो ट्रेवल करता है। जैसे कि ये आपका एक डेटा का पैकेट है, यानी कि डेटा को एक छोटे से पैकेट में कन्वर्ट कर दिया, उसको जो है फ्रेगमेंट्स, उसके पार्ट्स कर दिए हैं। ये एक डेटा पैकेट है, ये दूसरा डेटा पैकेट है, ये तीसरा, एंड सो ऑन। इस तरह से एक डेटा को क्या करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में इनके पार्ट्स कर दिए जाते हैं। अब एक डेटा पैकेट के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ये एक हो गया आपका हेडर पार्ट। हेडर पार्ट में क्या बताएंगे वो? हेडर पार्ट में जो भी इसका डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस बता देंगे कि इसको कहाँ पे जाना है।
दूसरा आपका जो है पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेलोड। पेलोड में क्या होगा आपका एक्चुअल डेटा, पेलोड में हो जाता है आपका एक्चुअल डेटा जो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है आपका। नाउ द क्वेश्चन इज लेंथ कितनी रहेगी यूडीपी के हेडर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है आपसे, कितनी लेंथ रहेगी, 4 बाइट रहेगी, 8 बाइट रहेगी, 16 या फिर 22 बाइट, कितनी जो है इसकी लेंथ रहेगी। व्हाट विल बी द राइट आंसर बताइए। इसकी जो है राइट आंसर है आपका 8 बाइट्स। ठीक है, लेंथ जो रहेगी यूडीपी हेडर की वो रहेगी आपकी 8 बाइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश आर यूज टू कनेक्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। डैश जो है वो किस लिए यूज होगा, कम्युनिकेशन डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि माउस और मोडेम, जैसे कि माउस और मोडेम। 4 ऑप्शंस इसमें आपको दिए हुए हैं, 4 पोर्ट दिए हुए हैं। देखिए, सीरियल पोर्ट दिया हुआ है, पैरेलल पोर्ट दिया हुआ है, आईडीई पोर्ट दिया हुआ है, यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है। 4 ऑप्शंस में से बताना है कि इनमें से कौन सा पोर्ट जो है वो यूज होगा माउस और मोडेम को कनेक्ट करने के लिए, बताइए। सीरियल पोर्ट रहेगा, पैरेलल पोर्ट रहेगा, आईडीई पोर्ट रहेगा, या फिर आपका यूएसबी पोर्ट रहेगा, बताइए। देखिए, यूएसबी क्या हो जाएगा आपका, डिस्कस कर लेते हैं एक बार ऑप्शंस। यूएसबी क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी जो पोर्ट होता है वो क्या है, कॉमन कनेक्टर है कंप्यूटर का, जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, एक्सटर्नल जो डिवाइसेस होते हैं, उनको वो कंप्यूटर से अटैच करने में काम आता है। ठीक है, फुल फॉर्म रहेगा इसका यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, आईडीई। आईडीई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आईडीई पोर्ट जो है, आईडीई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या करता है ये, इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, कंबाइन करना, ज्वाइन करना। किसको कंबाइन या ज्वाइन कर रहा है, ड्राइव्स को। कौन सी ड्राइव, लाइक आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है। ठीक है, इनको जो है ये ऐड करने में, कनेक्ट करने में काम करता है। नेक्स्ट है आपका पैरेलल पोर्ट की अगर हम बात करें, पैरेलल पोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है सेंट्रोनिक्स पोर्ट भी कहा जाता है, इसको सेंट्रोनिक्स पोर्ट भी कहा जाता है। और किस लिए यूज होता है ये, किस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है ये प्रिंटर को अटैच करने के लिए। ठीक है, ये प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए ये वाला पोर्ट आपका यूज होता है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, सीरियल पोर्ट। ठीक है, तो सीरियल पोर्ट इज अ राइट आंसर। सीरियल पोर्ट जो है इसको कॉम पोर्ट भी कहा जाता है। कॉम स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन पोर्ट। ठीक है, शॉर्ट में इसको कॉम पोर्ट भी कहा जाता है, जो कि आपका माउस और मोडेम जो है कनेक्ट करने के काम आता है। तो जो आपका सीरियल पोर्ट है, दिस इज द राइट आंसर। फाइन, तो जो आपका सीरियल पोर्ट है ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाटा इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, पाटा इज ऑल्सो नोन एज, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाटा को एक और नाम से जाना जाता है, और 4 ऑप्शंस आपके गिवन है। कौन कौन से ऑप्शंस गिवन है, साटा, SAS, IDE एंड SCSI। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन है कि पाटा का एक और नाम है, पाटा का जो है एक और नाम है, उसको किस नाम से और जाना जाता है क्या ये सब, ये सारे जो ऑप्शंस है ये क्या है। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस में हमने किया था, अगर आपको ध्यान हो, कि हार्ड डिस्क को
मदरबोर्ड में कुछ इंटरफेसेस की सहायता से जोड़ा जाता है। हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कुछ इंटरफेसेस की सहायता से जोड़ा जाता है और इस इंटरफेसेस को हमने एक मेमोरी ट्रिक से किया था। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। SCSI ये सारे इंटरफेसेस हैं। ठीक है, अब देखो SCSI इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा आपका? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अभी हमने किया था आईडी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी किया था लास्ट क्वेश्चन में। SAS की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सीरियल अटैच SCSI। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा SATA सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, ये वो इंटरफेसेस हैं जिनकी हेल्प से आपके हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए व्हाट विल बी द राइट आंसर? पार्टा इज आल्सो नोन एज, राइट आंसर है आपका IDE, इसको IDE भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा के साथ ही है ये सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है, तो सीरियल की जगह पे आप पैरेलल कर देंगे, बाकी सारा आपका सेम है। ठीक है, तो IDE जो है दैट इज द राइट आंसर। इसका एक और नाम है IDE या पाटा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फंक्शन की इज यूज्ड टू चेंज द रेफरेंस मोड। ठीक है, कौन सी जो है फंक्शन की यूज होगी टू चेंज द रेफरेंस मोड? रेफरेंस मोड कौन सा? अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है रेफरेंस मोड, तो इसका मतलब क्या है? एक्सेल का क्वेश्चन है आपका। फाइन, अब एक्सेल में रेफरेंसिंग की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है इसमें कि कितने प्रकार की रेफरेंसिंग आपकी एक्सेल में होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग आर देयर इन एक्सेल? बताइए कितने तरह की जो है रेफरेंसिंग होगी हमारे एक्सेल में जो हमने की है? 3 टाइप्स। कितने प्रकार की रेफरेंसिंग होगी आपकी? 3 टाइप्स की रेफरेंसिंग होगी, जिसमें से कि बाय डिफॉल्ट रेफरेंसिंग कौन सी होती है एक्सेल में? डिफॉल्ट रेफरेंसिंग कौन सी होती है एक्सेल में? रिलेटिव। डिफॉल्ट जो रेफरेंसिंग होती है वो होती है आपकी रिलेटिव रेफरेंसिंग। दूसरी कौन सी होती है आपकी? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। थर्ड वन कौन सी हो जाएगी आपकी? मिक्स रेफरेंसिंग। अब रेफरेंसिंग होती क्या है, ये काम कैसे करती है? ठीक है, एक्सेल में देखिए जब कभी आपने एक फॉर्मूला अगर एक बार एंटर कर दिया, आप अगर उस फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं डाउनवर्ड्स, तो क्या होता है? वो फॉर्मूला जो है आपका अप्लाई हो जाएगा नीचे। अगर आपका और भी डेटा है तो सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा नीचे वाले डेटा पे भी। अगर आपने एक बार सम का फॉर्मूला एक बार लगा दिया और नीचे जैसे और भी आपके डिजिट्स गिवन है और भी डेटा आपका है, आप उसको ड्रैग कर दोगे, ऑटोमेटिकली उनका भी जो है सम हो जाएगा। तो ये होती है आपकी बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंसिंग। नेक्स्ट देखो, एब्सोल्यूट में क्या होता है? आप उस सेल को लॉक कर देते हैं। सपोज सेल का एड्रेस है आपका A1, आप जो है ये डॉलर का साइन लगा करके अपने सेल को लॉक कर देते हैं सो दैट कॉपी ना हो पाए वो दूसरे किसी सेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? मिक्स रेफरेंसिंग में क्या होता है? जैसे कि अभी आपने लॉक किया, कैसे? रो पे, कॉलम पे भी और रो पे भी आपने डॉलर का साइन लगा दिया, जिससे कि आपका जो है वो एब्सोल्यूट बन गया। अब वो लॉक हो गया आपका एड्रेस। ठीक है, वो अब कॉपी नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ केसेस में क्या होता है, हमें सिर्फ रो को लॉक करना है तो हमने सिर्फ रो के नंबर से पहले डॉलर का साइन लगा दिया। लेकिन अगर हमें सिर्फ कॉलम को करना है तो हम कॉलम से पहले लगा देंगे, रो का नंबर एज इट इज लिख देंगे। यानी कि ईदर रो और कॉलम शुड बी लॉक्ड। अगर हम मिक्स में बात कर रहे हैं मिक्स रेफरेंसिंग की, तो या तो कॉलम को या फिर रो को हम लॉक कर देंगे बाय पुटिंग दिस डॉलर साइन।
अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कौन सी फंक्शन की यूज होगी रेफरेंस मोड चेंज करने के लिए। देखो अगर हमने सिंपल हमारा सेल एड्रेस ये गिवन है, रिलेटिव रेफरेंसिंग मानेंगे हम इसको, लेकिन अगर हमें उसको एब्सोल्यूट या मिक्स करना है तो हम डॉलर का साइन लगाएंगे। डॉलर का साइन लगाने के लिए हम यूज करते हैं F4 की। फाइन, डॉलर का साइन लगाने के लिए हम यूज करते हैं चांद लटवाल। हाँ जी, वेरी गुड, यू हैव गिवन द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। F4 की हम इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है, तो F4 की इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉस स्टैंड्स फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डॉस स्टैंड्स फॉर, विच मींस आपसे ये पूछा गया है डॉस का फुल फॉर्म क्या है। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, डिस्टेंट ऑपरेटर सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। अरे ये रिपीट हो गया है, जस्ट ए मिनट, यहां पे हम कर देते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो गया है तो हम यहाँ पे कर देते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर, बताइए चारों ऑप्शंस में से सॉरी राइट आंसर क्या रहेगा। डॉस का फुल फॉर्म पूछा है उन्होंने आपसे, बताइए डॉस का फुल फॉर्म पूछा है आपसे। चांद आपने सी आंसर दिया है, और भी देख लीजिए ऑप्शन आप ध्यान से। मैं ये तो नहीं कहूंगी गलत है आपका, लेकिन सही भी नहीं है, और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। डिस्टेंट ऑपरेटर सर्विस होगा, डिनायल ऑफ सर्विस होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर बोथ बी एंड सी। तो द राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी। डॉस की अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो हमारा CUI था, CUI क्या हो गया हमारा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ऑफलाइन क्लास में अपने स्टडी किए थे, एक था हमारा GUI और एक था हमारा CUI, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI क्या था आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि यूजर का इंटरफेस किससे हो रहा है, ग्राफिक्स के साथ में। और जब ग्राफिक्स के साथ में इंटरफेस होता है तो बहुत ईजी हो जाता है चीजों को समझना, क्योंकि ग्राफिक देख के हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ना। जैसे व्हाट्सएप का आइकन देखा आपने व्हाट्सएप का आइकन देखा आपने, आप इजिली समझ लोगे। किसी छोटे बच्चे के भी अगर हाथ में हम दे देते हैं फोन, अगर हम उनको कहते हैं कि फोटो क्लिक करना है, तो ग्राफिक को देख के वो इजिली जो है उसको पता लग जाएगा कैमरा कहाँ है। अगर हम उसको कहते हैं कि व्हाट्सएप ओपन करना है, तो इजिली कोई भी जो है व्हाट्सएप का आइकन देख करके उसको ओपन कर देगा। तो वो होता है यूजर का इंटरफेस ग्राफिक्स के साथ में। नेक्स्ट हमने किया था CUI, यूजर का इंटरफेस कैरेक्टर्स के साथ में, यानी कि ओनली टेक्स्ट विल बी देयर, वहां पे सिर्फ टेक्स्ट होगा, कोई ग्राफिक आपका नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो है बताया था कि जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए डिनायल ऑफ सर्विस जो है ये हमारा वायरस के टर्म्स में आ जाता है, ठीक है, जो साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी है उसमें भी आ जाएगा हमारा डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल मींस मना कर देना, ठीक है, यानी कि किसी सर्विस का मना कर देना, मना हो जाना। वायरस से क्या होता है, आपकी सर्विसेज इंटरप्ट हो जाती हैं, तो ये आपका साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी में भी आ जाएगा आपका डिनायल ऑफ सर्विस। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अनलाइक वायरसेस डैश डू नॉट रेप्लिकेट देमसेल्व्स, यानी कि दूसरे वायरसेस की तरह ये रेप्लिकेट नहीं करता अपने आप को। रेप्लिकेट का मीनिंग क्या होगा, रेप्लिकेट का मतलब होता है अपनी ही एक और कॉपी बना लेना, ठीक है, प्रतिरूप जिसको कहते हैं हिंदी में, अपना ही एक और प्रतिरूप बना लेना। देखिए वायरस कैसे जो है हार्म पहुंचाता है सिस्टम को, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। जैसे आपने रॉबर्ट मूवी में देखा होगा, रजनीकांत क्या करता है,
अपने जैसे जो है मल्टीपल रेप्लिकास बना के उनसे वो कुछ भी बना लेता है, गन वगैरह, ठीक है, बहुत सारी चीजें बना के वो हार्म पहुंचाता है, ठीक है। तो ऐसे ही वायरस भी क्या करता है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है और हमारे सिस्टम को जो है हार्म पहुंचाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता दूसरे वायरसेस की तरह। व्हाट विल बी द राइट आंसर? चांद, यू हैव गिवन द रॉन्ग आंसर. D is not the right one. हाँ जी, is there only one student in the class? एक ही बच्चा है इस क्लास में? हाँ जी, why you all are not answering? बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर दे रहे? चलिए नेक्स्ट पे देखिए क्या रहेगा इसका आंसर। राइट आंसर रहेगा ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते, ठीक है। तो ट्रोजन हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो बिना अपने को रेप्लिकेट किए आपको हार्म हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिंबल इज यूज्ड बिफोर अ नंबर टू मेक इट अ लेबल? इनमें से कौन सा सिंबल यूज होगा एक नंबर से पहले उसको लेबल बनाने के लिए एक्सेल में? नाउ व्हाट इज लेबल? सॉरी, लेबल क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे इनमें से कौन सा सिंबल यूज होगा एक नंबर से पहले। तो सपोज वो नंबर है आपका 34। इस नंबर से पहले क्या मैं हैश लगाऊं, क्या मैं डॉलर लगाऊं, क्या मैं एपोस्ट्रोफी लगाऊं, क्या मैं @ का साइन लगाऊं, जिससे कि ये एक लेबल बन जाए। लेबल क्या होता है? लेबल इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। लेबल जो है, टेक्स्ट को हम लेबल कह देते हैं, नंबर को हम कांस्टेंट कह सकते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। देखिए उससे पहले इसके आंसर को हम डिस्कस करें, इससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सेल में सॉरी बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। अगर मैं टेक्स्ट एंटर करूं, सपोज मैंने एक सेल के अंदर लिख दिया डेमो और जब मैंने बाहर क्लिक किया तो ये किस साइड अलाइन हो जाएगा? एक्सेल में अगर मैंने कोई भी टेक्स्ट वैल्यू लिख दी, ठीक है, कोई भी अगर मैंने टेक्स्ट वैल्यू लिख दी और मैं बाहर जब क्लिक करती हूं तो ये कहाँ पे अलाइन हो जाएगा, यानी कि कहाँ पे पोजीशन अपनी ले लेगा बताइए। ये अपनी पोजीशन कहाँ पे ले लेगा? देखिए बाय डिफॉल्ट जो है टेक्स्ट मैटर वर्ड में भी, देखो जनरली हम कैसे लिखते हैं, अगर हम अपने कॉपीज में लिखते हैं अभी भी जैसे देखिए लिखा हुआ है वो कैसे है, लेफ्ट टू राइट हम रीड करते हैं, लिखते भी हम लेफ्ट टू राइट ही है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि एमएस वर्ड में भी अगर बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट आपसे पूछी जाती है तो वो होती है लेफ्ट। जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करते हो कर्सर आपको कहाँ मिलता है? लेफ्ट साइड में। एक्सेल की अगर हम बात करें, अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ भी टेक्स्ट हमने लिखा, बाहर हमने क्लिक कर दिया तो आपका जो टेक्स्ट लिखा था ना अपने आप वो कहाँ अलाइन हो जाएगा? ऐसे सेल के लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर हम कोई नंबर एंटर करेंगे, ये मैंने नंबर एंटर कर दिया, बाहर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो क्या होगा? वो नंबर आ जाएगा आपका राइट में। कहाँ आ जाएगा वो नंबर आपका? राइट में। लेकिन अगर मुझे लिखना है कोई अल्फा न्यूमेरिक, कोई ऐसा नंबर जिसमें अल्फाबेट भी हो, जैसे कि हो गया हमारा WZ210, अगर मैं एक सेल के अंदर ये लिखूंगी तो बताइए किस साइड जो है ये अलाइन होगा? वेरी गुड चांद, लेफ्ट साइड, वेरी गुड। और अगर मैं लिखूंगी 210WZ तो बताइए किस साइड अलाइन होगा ये? अगर मैं देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अल्फाबेट को पहले लिख दिया, नंबर्स को बाद में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर्स को पहले लिख के अल्फाबेट्स को बाद में लिखूं तो ये कहाँ पे अलाइन होगा? लेफ्ट साइड। अब नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या पूछ लिया आपसे, अब नंबर से पहले कौन सा लगा दोगे कि ये लेबल यानी कि टेक्स्ट बन जाए। टेक्स्ट कैसे बनेगा? एक्सेल उसको टेक्स्ट की तरह ट्रीट कब करता है? जब वो उसको लेफ्ट में अलाइन कर दे, ठीक है, यानी कि वो उसको टेक्स्ट समझ रहा है। तो अगर आप किसी नंबर से पहले अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो क्या होगा? जब भी आप अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, बाहर क्लिक करोगे तो आपका जो है नंबर यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे? लेफ्ट साइड, जहां पे टेक्स्ट होता है। क्लियर? क्या होगा अगर आप एपोस्ट्रोफी किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से पहले लगा दोगे, किसी भी नंबर से पहले अगर आपने एपोस्ट्रोफी लगा दी तो क्या होगा?
आपका ऑटोमेटिकली लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा, जबकि नंबर कहाँ अलाइन होता है एक्सेल में, राइट साइड पे, ठीक है, सेल के राइट साइड पे वो अलाइन होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी इज द राइट आंसर। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What type of storage method is a compact disk? जो सीडी होती है आपकी वो किस तरह का स्टोरेज मेथड है, मैग्नेटिक स्टोरेज मेथड है, ऑप्टिकल स्टोरेज मेथड है, इलेक्ट्रिकल मेथड है, या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेथड है। ठीक है, सीडी का पूछा हुआ है आपसे कि वो आपका क्या मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है, कौन सा जो है काइंड ऑफ स्टोरेज है। तो देखिए हम पहले बात करते हैं एक बार, जो मैग्नेटिक जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जो मैग्नेटिक जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनमें क्या क्या किस किस कौन कौन से जो है डिवाइसेस हमारे आ जाएंगे। देखिए मैग्नेटिक जो स्टोरेज डिवाइसेस होंगे इनमें हमारा आ जाता है हार्ड डिस्क, क्या आ जाएगा इसमें हमारा, हार्ड डिस्क आ जाएगा, इसमें हमारा फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा, इसमें हमारी मैग्नेटिक टेप आ जाएगी, इसमें हमारी मैग्नेटिक टेप आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, जहां पे डिस्क आ गई मतलब वहां उनके अंदर है एक प्लेटर, सर्क्यूलर एक उनके अंदर प्लेटर है, जहां पे डिस्क आ गई दैट मीन्स उनके अंदर जो है एक सर्क्यूलर प्लेटर है, और उन प्लेटर के ऊपर ऐसे सर्क्यूलर ट्रैक्स बना हुआ है, एक सर्क्यूलर पाथ है जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं। ट्रैक्स को डिवाइड कर देते हैं हम सेक्टर्स में, हार्ड डिस्क में भी और फ्लॉपी डिस्क में भी। ठीक है, और मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस कैसे हैं, ये जो प्लेटर होती है ना इनके ऊपर जो है कोटिंग होती है, किसकी, मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है, मैग्नेटिक मटेरियल कह लीजिए या फिर आयरन ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल या फिर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होती है इनके ऊपर, हार्ड डिस्क पे, फ्लॉपी डिस्क पे। मैग्नेटिक टेप क्या होती है आपकी, मैग्नेटिक टेप होती है आपकी जो कैसेट पहले जो चलती थी, जिनमें अंदर ऐसे जो है सर्क्यूलर चक्के काइंड ऑफ बने होते थे, यहाँ पे स्पेस होता था जिसमें से पेंसिल डाल के हम रील को ऐसे निकाल लिया करते थे, जो इसके अंदर रील होती थी, और यहाँ पे पेंसिल डाल के घुमा के आप इसको ऐसे फ्लैट कर दिया करते थे, यहाँ पे ऐसे रील लगी हुई होती थी, ये होती है आपकी मैग्नेटिक टेप। ये जो रील है आपकी ये होती है आपकी मैग्नेटिक टेप। इस रील के ऊपर भी जो है कोटिंग होती है आपकी मैग्नेटिक मटेरियल की, कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड की कह लीजिए। डेटा यानी कि स्टोर होता है आपका मैग्नेटिक मटेरियल की सहायता से। और इसको जो है ये जो कैसेट है या रील है, जो ये जो रील है ये आपका सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज है, जिसका कि क्या मतलब है, आप एक सीक्वेंस के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, उस तरह का स्टोरेज है। एक सीक्वेंस यानी कि क्रम के अनुसार, जैसे कि आपको जो है अगर इसमें 4th नंबर का सॉन्ग, चांद यू हैव गिवन द राइट आंसर, ऑप्टिकल इज द राइट आंसर, यस। मैग्नेटिक टेप की हम अभी बात कर रहे थे। अगर आपको 4th नंबर का सॉन्ग जो है वो पसंद है तो आप डायरेक्टली 4th नंबर के सॉन्ग को एक्सेस नहीं कर सकते, आपको 1st, 2nd, 3rd सॉन्ग पहले सुनने पड़ेंगे, एक क्रम से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप उनको फास्ट फॉरवर्ड करें, चाहे आप उनको सुन के करें। ठीक है, तो ये जो है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज है, एक क्रम के अनुसार एक्सेस कर सकते हैं, वो वाला स्टोरेज का मीडियम है। जबकि आजकल क्या है हमारा, रैंडम एक्सेस स्टोरेज है। हम कहीं से, रैंडम मीन्स कहीं से कोई भी, ठीक है, रैंडमली कोई भी फाइल हम ओपन कर सकते हैं, सिंपली वी हैव टू डबल क्लिक ऑन दैट। ठीक है, किसी भी फाइल को, ऐसा तो नहीं है ना कोई फाइल अगर हमने खोल लिया तो पहले नहीं हम वर्ड की ही खोलेंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बना रखा है, तो वो हो जाता है आपका रैंडम एक्सेस। रैंडमली आप एक्सेस कर सकते हो, किसी भी फाइल को रैंडमली आप चला सकते हैं। ऑप्टिकल में क्या होता है, लेजर रेज की हेल्प से डेटा को जो है स्टोर किया जाता है, रीड एंड राइट किया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्टिकल वाले अगर स्टोरेज डिवाइसेस की हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका सीडी, इसमें आ जाएगा आपका डीवीडी, और इसमें आ जाएगा आपका बीआरडी, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका बीआरडी, ब्लू रे डिस्क।
पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी होती है, CD। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें एक बात को ध्यान कर लेंगे, फ्लॉपी डिस्क का पूछा जाता है कि ये कौन से प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का पूछा जाता है कि ये कौन से जो है प्लास्टिक की बनी होती है। तो ये एक फ्लेक्सिबल सा प्लास्टिक जिसका नाम है मेलर, एक फ्लेक्सिबल सा प्लास्टिक होता है जिसका नाम है मेलर। ये मेलर प्लास्टिक की बनी हुई होती है, काफी फ्लेक्सिबल सी होती है, इसलिए जो है इसको एनक्लोज्ड करते हैं एक स्क्वायर जो है प्लास्टिक के कवर में। ठीक है, स्क्वायर प्लास्टिक के कवर में जो है इसको एनक्लोज करते हैं। तो ऑप्टिकल जो है दिस इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मूव एन एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑन द करंट रो। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा की यूज होगा एक एक्टिव सेल को कहां पे मूव करने में, पहले कॉलम में, टू द करंट रो। ये है आपका, एक ग्रिड बना देती हूं मैं, ये आपका एक्सेल का जो है एक मैंने स्प्रेडशीट बना दी है। यहां पे आपसे पूछा है कि एक एक्टिव सेल है, ये मैंने कर दिया आपका एक्टिव सेल, ये है मेरा एक्टिव सेल। ठीक है, और इसमें पूछा है शॉर्टकट की बताना है आपको। इसको अगर एक्टिव सेल को हमें फर्स्ट कॉलम में लेके आना है, फर्स्ट कॉलम में लेके आना है करंट रो में, करंट रो मतलब जिसमें वो ऑलरेडी है उसी रो में लेकर के आना है और पहले वाले कॉलम में। व्हाट विल बी द राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर रहेगा। अगर आपको ये जो आपका सिलेक्टेड सेल है इसको पहली कॉलम में लेकर के आना है, यहाँ पे लेके आ रहा है, देखो करंट रो में, जिस रो में वो ऑलरेडी है उसी रो में यहाँ पे लेकर के आना है, तो आप कौन सा की प्रेस करेंगे बताइए, कौन सा की आप प्रेस करेंगे। होम, होम इज द राइट आंसर। ठीक है, होम अगर आप प्रेस करते हो तो क्या हो जाएगा, आप पहले वाले कॉलम में आ जाओगे, लेकिन सेम रो में। ध्यान रखेंगे इस बात का, जब आप होम प्रेस करते हो तो आप जहां पे भी हो पहले कॉलम में आ जाओगे, सेम रो में। लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं तो पहले कॉलम में तो आ गए, रो आपकी वही रहेगी। अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप कंट्रोल प्लस होम करेंगे, कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो आप यहाँ पे जो आपका सेल है A1 वहां पे आप आ जाओगे। ठीक है, तो होम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनदर नेम फॉर फुली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। आपसे पूछा गया है जो पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, उस टोपोलॉजी का दूसरा नाम बताइए। ठीक है, उस टोपोलॉजी का दूसरा नाम आपको बताना है, जिसमें कि दिया हुआ है रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस और मैश टोपोलॉजी। बताइए, एक दूसरा नाम क्या होगा पूरी तरह से जो इंटरकनेक्टेड है नेटवर्क टोपोलॉजी, उसका दूसरा नाम क्या होगा। सबसे पहले टोपोलॉजी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टोपोलॉजी होता क्या है, टोपोलॉजी होता है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, यानी कि फिजिकली आप कैसे जो है कंप्यूटर्स को प्लेस कर रहे हैं, जब आप नेटवर्किंग कर रहे हैं मतलब कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप फिजिकली कैसे उनको जो है प्लेस कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, चलिए हम वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। रिंग में क्या हो जाएगा आपका, रिंग टोपोलॉजी आपकी, रिंग जैसे रिंग कैसे होती है आपकी, सर्कुलर होती है शेप में, तो वो आपकी एक सर्कल की शेप में होगी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी जो है आपकी, उसमें कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होंगे आपके वो कैसे होंगे, सर्कुलर शेप में होंगे। हर एक कंप्यूटर जो है दो अलग कंप्यूटर से जुड़ा होगा। अगर इसमें एक कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा, सारा जो है आपका सिस्टम वो क्या हो जाएगा, वो इंटरप्ट हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक बीच में हब होगा या स्विच होगा, जो एक स्टार की फॉर्म में इसमें सिस्टम जो है वो कनेक्टेड होंगे इस तरह से। ठीक है, स्टार की फॉर्म में जो है डायरेक्ट हब से या स्विच से जो है आपके सिस्टम जो है कनेक्टेड होंगे। बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो होगा आपका बस की शेप में, जिसमें के एक आपकी केबल होगी, कोएक्सियल केबल जो हमने डिस्कस की थी RJ45, और वहां पे जो आपके सिस्टम होंगे वो इस तरह से, जैसे बस की जो है फॉर्मेशन होती है इस तरह से आपके डिवाइसेस जो है वो
नोड्स जो है वो कनेक्टेड होंगी। ठीक है, दूसरा है आपका मैश। मैश का जनरल मीनिंग क्या होता है? हॉच पॉच, मिक्सअप। ठीक है, तो मैश में कैसे रहेगा आपका सिस्टम का इंटरकनेक्शन? देखो मैश में लाइक एक सिस्टम है, उसका जो है दूसरे सिस्टम से कनेक्टिविटी है, यहाँ से भी कनेक्ट है, यहाँ से भी कनेक्ट है, ये एक और सिस्टम है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, एक और सिस्टम है, इससे भी, ये इससे भी है कनेक्ट, ये इससे भी है कनेक्ट। तो इस तरह से मैश में क्या रहता है? सब कुछ हॉच पॉच काइंड ऑफ। तो फुली इंटरकनेक्टेड, पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड जो है नेटवर्क टोपोलॉजी है हमारी मैश। ठीक है, मैश हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम रो हाइट एंड कॉलम विड्थ वी कैन गिव इन एक्सेल इज, यानी कि रो की हाइट, रो की ऊंचाई और कॉलम की विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी हम दे सकते हैं मैक्सिमम? क्या लिमिट होती है रो की हाइट देने में? देखो कई बार क्या होता है जब हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो हमें लाइक ये रो है आपकी, तो हमें रो को थोड़ा सा एक्सपेंड करना होता है, हमें उसको इतना बड़ा बनाना होता है कि हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है टेक्स्ट ऐड कर सकें। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी। नाउ द क्वेश्चन इज कितनी आप ऐसे हाइट बढ़ा सकते हो? और दूसरा क्वेश्चन इसी में सेम है कि कॉलम की विड्थ, अगर मैंने जो है ये मेरा कॉलम है, ठीक है, ये वाले कॉलम है मेरे, और मुझे इस कॉलम के अंदर लिखना है स्टूडेंट। अब वो पूरा नहीं आ रहा स्टूडेंट, तो मैं इसको जो है विड्थ को इंक्रीज कर दूंगी, चौड़ाई इसकी बढ़ा दूंगी मैं। तो कितनी मैक्सिमम हम इसकी चौड़ाई जो है वो दे सकते हैं? बताइए कौन सा आंसर रहेगा, बताइए। मैक्सिमम रो हाइट पूछा गया है आपसे और कॉलम की विड्थ पूछा गया है। तो देखिए रो की हाइट जो है वो आप 0 से लेके 409, और विड्थ की जो विड्थ है कॉलम की वो आप मैक्सिमम 0 से लेके 255 तक कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में मैक्सिमम रो की हाइट आप 409 तक और कॉलम की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो आप 0 से लेके 255 तक कर सकते हैं। तो दिस इज द सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश टाइप इज बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट अ लॉजिकल वैल्यू। डेटा के टाइप्स दिए हुए हैं आपके और पूछा गया है आपसे कि कौन सी जो है डेटा टाइप वो बेस्ट सूटेड होगी इस लॉजिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे ही लॉजिक आ जाता है आपका, तो ये हो जाता है आपका बूलियन। ठीक है, बूलियन स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन ट्रू एंड फॉल्स के लिए हो जाता है, जिसमें हम फॉल्स को 0 भी एज्यूम कर सकते हैं और ट्रू स्टैंड्स फॉर 1 भी। तो जहां पे हमारे कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जहां पे कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स के वे में आती है, उसको हम बूलियन डेटा टाइप कह देते हैं। ठीक है, तो बूलियन जो है वो हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका what happens when you select a cell in MS Excel and type is equal to B25। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि क्या होगा जब आप सिलेक्ट करेंगे एक सेल को MS Excel में और वहां पे आप लिख देंगे इज इक्वल टू B25। ये हमारे कॉलम्स, ठीक है, ये हो गई हमारी रो। ये जो है आपका यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी और ये वाला कॉलम मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप बताइए मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इज इक्वल टू B1, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी इज इक्वल टू B1, तो यहाँ पे क्या शो करेगा? देखिए ऑप्शंस देख लीजिए। द सिलेक्टेड सेल विल शो इज इक्वल टू B24। जो सिलेक्टेड सेल होगा आपका वो क्या शो करेगा? B24। सिलेक्टेड सेल जो है वो एक एरर शो करेगा। जो सिलेक्टेड सेल है वो शो कर देगा वैल्यू जो कंटेंट होगी उस सेल में B25 में, या फिर जो सिलेक्टेड सेल होगा वो ब्लैंक होगा, वो ब्लैंक हो जाएगा। बताइए मैम, MS वर्ड में फॉन्ट का मैक्सिमम साइज
हम डिस्कस कर चुके हैं चांद। देखिए एक बार मैं और बता देती हूँ आपको, एमएस वर्ड में आप पूछ रहे हैं फॉन्ट का मैक्सिमम साइज। देखो जो मैक्स जो लिमिट दी हुई होती है वो आपकी 8 से 72 तक दी होती है। सिस्टम की तरफ से जो आपको लिमिट दी हुई होती है वो 8 से लेके 72 तक दी हुई होती है, ठीक है। और अगर मैनुअल की बात करें, अगर जो हम मैनुअली जो दे सकते हैं उसकी बात करें तो वो होती है 1 से लेकर के 1638। डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट क्वेश्चन में, कुछ पीछे आया था पहले, आप मे बी स्किप कर दिया होगा आपने। तो मैक्सिमम आपका ये है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इसका डी। नो, डी इज नॉट द राइट वन। बताइए क्या रहेगा। अगर देखिए ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है आप इस पे देख लो, B25 को हम अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो अगर मैंने ये सेल सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू B1। अब B1 जो है ये फर्स्ट वाली रो ये है ना 1 वाली, यहाँ पे B1 के अंदर जो वैल्यू है 3 वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो जो वैल्यू उसके अंदर कंटेन करेगा, यानी कि जो आपका थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है, द सिलेक्टेड सेल विल शो द वैल्यू दैट इज कंटेन्ड इन सेल B25। दिस इज योर राइट आंसर। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following technique of printing is equal to typewriter? ठीक है, क्या है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी जो है टेक्निक प्रिंटिंग की वो टाइपराइटर के इक्वल है? थर्मल प्रिंटिंग, इम्पैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग या लेजर प्रिंटिंग। 4 तरह की प्रिंटिंग आपको बताई हुई है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्रिंटिंग जो है टाइपराइटर के इक्विवेलेंट है। देखो टाइपराइटर में क्या होता है, जो प्रिंटिंग का एलिमेंट होता है ना वो डायरेक्टली हिट करता है किसको? पेपर के सरफेस को। फाइन, अब यहाँ पे जो है कौन सा ऐसा प्रिंटर है, कहने का मतलब ये है, देखो प्रिंटर जो है आपके 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे आपके 2 तरह के, कौन से? एक हो जाएगा आपका इम्पैक्ट और एक हो जाएगा आपका नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। अब देखो जो इम्पैक्ट वाले प्रिंटर होते हैं उसमें क्या होता है, जो प्रिंटिंग एलिमेंट होगा वो डायरेक्टली हिट करता है पेपर के सरफेस को, और जो आपके नॉन इम्पैक्ट होते हैं वो डायरेक्टली हिट नहीं करते, ठीक है। वहां पे आपका लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर ये आ जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, टाइपराइटर की जो टेक्निक है उसके इक्विवेलेंट रहेगा हमारा इम्पैक्ट प्रिंटिंग। टाइपराइटर में भी प्रिंटिंग एलिमेंट हिट होता है पेपर पे, और इम्पैक्ट प्रिंटिंग में भी जो प्रिंटर होते हैं वो डायरेक्टली हिट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is the storage capacity of Gmail? What is the storage capacity of Gmail? Gmail का फुल फॉर्म बता दीजिए पहले तो। Gmail का फुल फॉर्म क्या होगा? G stands for Google, ठीक है। G stands for Google। स्टोरेज कैपेसिटी बता दीजिए इसकी, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी इसकी? स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी इसकी? राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 15 GB इज द राइट आंसर, ठीक है। 15 GB जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी जीमेल की। और एक दिन में हम मैक्सिमम कितने जो है मेल्स भेज सकते हैं? मैक्सिमम हम 500 मेल जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पेड हुआ हमारा, अगर हम पे करके कुछ वो उसको परचेज करते हैं तो हम मैक्सिमम एक दिन में 2000 तक मेल्स को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पोर्ट जो है कनेक्ट करेगा स्पेशल टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को साउंड कार्ड्स में, ठीक है। पूछा है इन्होंने कि कौन सा पोर्ट जो है वो कनेक्ट करेगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को साउंड कार्ड में। व्हाट विल बी द राइट आंसर? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए फुल फॉर्म हम इसके डिस्कस करते हैं। जब तक फुल फॉर्म अगर हम इसके डिस्कस करें तो ये भी आप नोट करते जाइए साथ साथ में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच, ठीक है। बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल
डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सीपीयू सबको पता है, यूएसबी हम कर चुके हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हमारा, आप फुल फॉर्म में से ही देख सकते हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात चल रही है तो मिडी इज द राइट आंसर। ठीक है, मिडी जो है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, दिस इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन एमएस एक्सेल 2 onwards and A2 onwards are numbered from 1 are numbered from, अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा सा जो है मिस प्रिंटिंग है। इन एमएस एक्सेल देखिए डैश आ जाएगा यहाँ पे, डैश डैश कर देंगे, वन आर नंबर्ड। देखिए क्वेश्चन में इसमें ये पूछा गया है कि जो एमएस एक्सेल है उसमें, मैं यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन दे देती हूँ। देखिए एमएस एक्सेल में क्या किया हुआ है, इन एमएस एक्सेल डैश जो है आर नंबर्ड फ्रॉम 1 and dash are numbered from A। ठीक है, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एमएस एक्सेल में डैश जो है वो नंबर्ड होते हैं, नंबरिंग होती है उनकी 1 से, और डैश जो है उनकी नंबरिंग होती है ए से। तो बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर, किसकी नंबरिंग 1 से होती है और किसकी नंबरिंग ए से स्टार्ट होती है, बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। क्या रहेगा राइट आंसर, 4। ठीक है, लास्ट वन डी, रोज एंड कॉलम्स। एमएस एक्सेल में जो आपके रोज होते हैं, जो आपकी रोज होती हैं वो 1 से लेके कहां तक होती है, जो आपकी रोज की संख्या होती है वो आपकी 1 से लेके कहां तक होती है, 1 से लेके 10,48,576। फाइन, ये आपकी नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, हाँ जी चांद, यू हैव गिवन द राइट आंसर। देन कॉलम्स की अगर हम बात करें, कॉलम्स की अगर हम बात करें तो कॉलम्स हमारी ए ऑनवर्ड होती है ना, ए बी सी डी सो ऑन, जेड तक आ गई। जेड के बाद में क्या रहेगा हमारा कॉम्बिनेशन अल्फाबेट्स का, ए बी ए सी ए डी एंड ए जेड तक। एंड देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, बी ए बी बी और सो ऑन करते करते कहां तक जाएगी, एक्स एफ डी, एक्स एफ डी तक। और अगर हम काउंट करें इसको तो कितना हो जाएगा, ये 16,384 इतने आपके जो है कॉलम होते हैं, और कॉलम जो है एक्स एफ डी होता है आपका लास्ट कॉलम। तो अगर बात करें आपके फर्स्ट सेल के एड्रेस की, अगर बात करें आपके पहले जो सेल का एड्रेस है वो क्या होता है, वो होता है A1। और अगर बात करें आपके लास्ट सेल एड्रेस की, अगर बात करें आपके लास्ट सेल एड्रेस की तो वो कितना हो जाएगा आपका XFD, 10,48,576। ठीक है, फर्स्ट सेल का एड्रेस A1 और लास्ट सेल का एड्रेस हो जाएगा आपका XFD, 10,48,576। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखिए, यू कैन यूज द टैब की टू। ठीक है, आप जो है यूज कर सकते हैं टैब की को। ऑप्शंस देखिए किस तरह यूज कर सकते हैं हम टैब की को। मूव करेंगे हम कर्सर को अक्रॉस द स्क्रीन, यानी कि कर्सर क्या होता है, सबसे पहले तो आप कर्सर को देख लीजिए। कर्सर क्या होता है आपका, एक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन, वर्टिकल मींस स्टैंडिंग, ठीक है, वर्टिकल ब्लिंकिंग जो ब्लिंक होती रहती है, ठीक है, वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन हो गया हमारा कर्सर। और उन्होंने पूछा है आपसे कि आप टैब की को कैसे यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आप कर्सर को अक्रॉस द स्क्रीन, यानी कि ऐसे आप मूव कर सकते हैं, इंडेंट कर सकते हैं पैराग्राफ को, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन हमने किया था अगर ध्यान हो आपको, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट,
तो इन्होंने जो है पूछा है टैब की सहायता से इंडेंट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं हम कर्सर को डाउन द स्क्रीन, यानी कि डाउनवर्ड्स, नीचे की साइड, ठीक है, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द अबव। बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर, बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्या रहेगा? यू कैन यूज द टैब की टू। तो देखिए कर्सर को हम अक्रॉस द स्क्रीन उसको मूव करवाने के लिए टैब की का हम यूज करते हैं, ठीक है, और हम पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए भी जो है इसका यूज हम करते हैं। अगर और कौन सा इंडेंट करेंगे? फर्स्ट लाइन इंडेंट। देखिए इंडेंट जो है आपकी जो रूलर होगी वर्ड में ये शेप होगी आपकी इंडेंट्स की, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट। और फर्स्ट लाइन इंडेंट हम कैसे देंगे? जैसे कि आपका पैराग्राफ जो है, ये आपका पैराग्राफ है, आप अगर यहाँ पे कर्सर को लाके टैब की प्रेस करते हो तो क्या होगा? आपका ये जो है आपकी जो लाइन है वो थोड़ा पीछे से शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट जिसमें टैब की यूज होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? बोथ 1 and 2। राइट आंसर हमारा रहेगा बोथ 1 and 2, क्योंकि हम टैब की हेल्प से कर्सर को अक्रॉस द स्क्रीन यानी कि इस वे में ऐसे भी हम मूव करा सकते हैं और हम पैराग्राफ को इंडेंट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कौन सी लैंग्वेज यूज करेगी म्नीमोनिक कोड, कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज करेगी म्नीमोनिक कोड्स को? ऑप्शंस में गिवन है असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। 4 लैंग्वेजेस आपकी गिवन है, उन्होंने पूछा है कौन सी लैंग्वेज में म्नीमोनिक कोड्स यूज होते हैं। बताइए कौन सी जो है लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में? लो लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें और हाई लेवल लैंग्वेज की, देखिए इनका कई बार फुल फॉर्म आ जाता है तो ध्यान रखेंगे। HLL स्टैंड्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, LLL स्टैंड्स फॉर लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज हो जाती है आपकी? इसमें आ जाएगी आपकी मशीन लैंग्वेज जो होती है आपकी 0s and 1 की फॉर्म में। फर्स्ट जनरेशन में हमारी जो है मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी, देन फिर आ गई थी हमारी असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में जिसमें कि आपके म्नीमोनिक कोड यूज हुए थे, विच मीन्स असेंबली लैंग्वेज इज द राइट आंसर। म्नीमोनिक कोड्स आपके असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ था? देखो मशीन लैंग्वेज में 0s and 1 की फॉर्म में जो है ये लैंग्वेज थी जो कि बहुत मुश्किल था हर किसी को समझना, ठीक है। 0s and 1 की फॉर्म में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप नहीं समझ पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, ना मैं समझ पाऊंगी अगर आप बात करते हो तो। लेकिन अगर कुछ कोड वर्ड की हेल्प से अगर मैं करूं आपसे कम्युनिकेट तो ऑब्वियस सी बात है कि हम थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, उतना अच्छे से नहीं बट स्टिल फार बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, कुछ कोड्स होते थे, निमोनिक कोड्स इनको कहते थे, और एक असेंबलर होता था जो क्या करता था, ट्रांसलेट कर दिया करता था उनको मशीन लैंग्वेज में। तो यूजर के लिए भी इजी हो गया था और मशीन के लिए भी इजी हो गया था। फाइन, तो ये है हमारा राइट आंसर, कौन सा? असेंबली लैंग्वेज। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इजी सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ कीबोर्ड? कीबोर्ड में कितनी पंक्तियां होती हैं? जो एक कीबोर्ड होता है उसमें कितनी आपकी पंक्तियां होती हैं? बताइए, 5 होती हैं, 6 होती हैं, 4 होती हैं या 7 होती हैं? बताइए एक कीबोर्ड में कितनी रोज होती हैं? बताइए हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ कीबोर्ड, कितनी पंक्तियां होती हैं? तो राइट आंसर आपका रहेगा 6, ठीक है, राइट आंसर आपका रहेगा 6। पहली वाली जो आपकी रो होती है उसमें क्या रहेगा, आपके फंक्शन कीज हो जाएंगे, F1 से लेके F12 तक आपके फंक्शन कीज हो जाएंगे। दूसरी वाली जो रोज हो गई हमारी उसमें हमारे नंबर कीज हो जाएंगे 1 2 करके 9 तक, देन 0 हो गया, आपके 10 नंबर कीज हो गए। उसके बाद में जो आपकी 3 रोज होती हैं उसमें तो हमारे जो है अल्फाबेट्स आ जाते हैं। उसके बाद में जो 6 नंबर वाली रो होती है उसमें हमारा जो है स्पेस बार, कंट्रोल, ऑल्ट वगैरह जो है हमारे की हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी 6 रो हो गई। तो एक कीबोर्ड में 6 पंक्तियां, 6 रोज आपकी होती हैं, तो 6 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए शॉर्टकट की पूछा है आपसे सुपरस्क्रिप्ट का।
ठीक है, शॉर्टकट की पूछा गया है आपसे सुपरस्क्रिप्ट के लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है? ध्यान रखेंगे, सुपर मतलब ऊपर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुपर मतलब ऊपर। अगर मैं लिखती हूँ 2⁻3, 3 कहाँ है? ऊपर है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। जो वर्ड कोई कैरेक्टर हम अगर इस तरह से लिखते हैं तो वो हो जाएगा हमारा सुपरस्क्रिप्ट में। x⁻², जिसको हम हिंदी में घात कहते हैं, ठीक है, रेज टू पावर जो ऊपर की साइड आ गया, ये हो गया हमारा सुपरस्क्रिप्ट। लेकिन अगर हमने लिखना है H2O तो ये क्या हो जाएगा हमारा सबस्क्रिप्ट। तो ध्यान रखेंगे, सुपर मतलब ऊपर। अब हमसे पूछा है इनका क्या? शॉर्टकट की। शॉर्टकट की कौन सा रहेगा सुपरस्क्रिप्ट का? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, या फिर F12, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, और या फिर बोथ A एंड C। बताइए कौन सा रहेगा राइट आंसर? बताइए कौन सा रहेगा राइट आंसर आपका? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू का साइन, या फिर बोथ A एंड C? विच वन विल बी द राइट आंसर? बताइए। यस चांद, वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन जो है आपका, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, दोनों ही जो है आपके राइट आंसर है, क्योंकि एक ही की पे आपका प्लस का भी साइन होता है, इक्वल टू का भी साइन होता है। ठीक है, तो जो आपका लास्ट जो ऑप्शन है, दिस इज योर राइट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। देखो ये प्लस का साइन तो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमें एक साथ इनको प्रेस करना है, ठीक है, और प्लस वाला जो की होगा आपका, वहां पे इक्वल टू का भी साइन होता है। तो अगर ये भी दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दैट वन इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी आपका ठीक है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका बोथ ए एंड सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप्स इज फास्टर? इनमें से कौन सी मेमोरी चिप जो है वो फास्टर है? इनमें से कौन सी मेमोरी चिप जो है वो फास्टर है? बताइए, ऑप्शंस में दिया हुआ है, देयर इज नो सर्टेनिटी, कोई सर्टेनिटी नहीं है। SRAM, DRAM, नन। SRAM का फुल फॉर्म कर लेते हैं। SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम, रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम। ठीक है, ये हो गया आपका डायनेमिक रैम। स्टैटिक क्या हो गया आपका? स्थिर रैम, और डायनेमिक क्या हो गया आपका? परिवर्तनशील, चेंजेबल जो रैम होती है आपकी, वो वाली रैम। ठीक है, अच्छा देखिए, इसमें पूछा है कौन सी मेमोरी चिप जो है वो फास्टर है। देयर इज नो सर्टेनिटी भी है, ये कोई इसमें सर्टेनिटी नहीं है कि है भी कि नहीं इनमें से। SRAM भी पूछा है आपसे और DRAM भी पूछा है। तो अब देखिए, डायनेमिक रैम वो वाली रैम होती है जिसमें हम यानी कि यूजर काम करते हैं। रैम होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, आप उसमें कोई भी काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, और आप उस काम को करते जा रहे हो, लाइक आपने हाफ एन आवर में अपनी कोई फाइल बनाई, वो कंप्लीट की, उसके बाद में आपने सेव किया, तो फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपने उसको सेव नहीं किया, तब तक जिस मेमोरी ने उस डेटा को होल्ड करके रखा, वो होती है आपकी रैम। ठीक है, वो हो गई आपकी रैम। और यहाँ पे देखो, रैम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्टैटिक में और डायनेमिक में। अब देखो, स्टैटिक वाली में जो आपकी स्टैटिक रैम है, इसमें आपकी जो मेमोरी होती है, कौन सी वाली मेमोरी? जो छोटी है और बहुत एनर्जेटिक यानी कि फास्ट है, वो है कैश और रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, वो रिसाइड करती हैं। ठीक है, जो बहुत फास्ट है और छोटी सी मेमोरी है, वो स्टैटिक रैम में रहती है। और डायनेमिक रैम कौन सी होती है? जो यूजर यूज करता है। फाइन, तो इसमें से कौन सी मेमोरी चिप फास्टर रहेगी? जैसा कि मैंने आपको बताया, कैश और रजिस्टर छोटी और बहुत फास्ट मेमोरी है, तो SRAM इज द राइट आंसर। फाइन, SRAM जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर इंटरनेट सर्विस वॉज स्टार्ट इन इंडिया? कौन से ईयर में इंटरनेट की सर्विस जो है वो स्टार्ट हुई थी इंडिया में? ईयर पूछा है आपसे कि कौन से ईयर में इंटरनेट की सर्विस स्टार्ट हुई थी इंडिया में। विच वन इज द राइट आंसर? 1986, 97, 95 या 65? कौन से सन में इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो आ गई थी इंडिया में? तो इनमें से विच वन इज द राइट आंसर? देखिए, राइट आंसर है आपका 86।
86 में इंडिया में जो है इंटरनेट की सर्विसेज आ गई थी, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो इंटरनेट की सर्विसेज आ गई थी वो कॉमन मैन के यूज के लिए नहीं थी। जो कॉमन मैन के यूज के लिए जो आई थी इंटरनेट की सर्विस, वो आई थी 95 में। ठीक है, कॉमन मैन के यूज के लिए, कॉमन मैन के यूज के लिए जो सर्विसेज आई थी वो आई थी आपकी 95 में। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका 86 में जो आया था, इंटरनेट का यूज आ गया था, लेकिन वो कुछ सिलेक्टेड अथॉरिटीज तक ही लिमिटेड था, वो सारे के सारे कॉमन मैन के लिए जैसे वो अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो 86 हम कर देते हैं राइट आंसर। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया टू क्रिएट इट्स वेबसाइट ऑन इंटरनेट। पहली पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी राजनीतिक पार्टी कौन सी थी जिन्होंने अपनी वेबसाइट, पहली वेबसाइट जिनकी जो है नेट पे बनी? पहली पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए। पहली पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिन्होंने अपनी वेबसाइट क्रिएट की थी इंटरनेट पे, जिन्होंने अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट की थी इंटरनेट पे। तो भारतीय जनता पार्टी इज द राइट आंसर। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फंक्शन। ठीक है, एक एक्सेल का फंक्शन दिया हुआ है, देखिए एक्सेल का फंक्शन दिया हुआ है आपका, इज इक्वल टू फ्लोर 14 एंड देन 4। ठीक है, तो कैसे काम करेगा ये वाला फंक्शन एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये आ गया आपका इज इक्वल टू फ्लोर दिया हुआ है। फ्लोर मतलब, फ्लोर जनरल जो मीनिंग होगा इसका फर्श हो जाएगा, इसका ऑपोजिट होता है सीलिंग। ठीक है, सीलिंग जो है आपकी छत से जो है वो रेफर करता है, फ्लोर मतलब नीचे, आप समझ सकते हैं। तो आप देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपका ऑप्शन 14,4। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो देख लीजिए। 4 के टेबल में हम देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर आएगा, कौन सा ऐसा मल्टीपल जो इसके आसपास होगा, इससे नीचे। फ्लोर अगर है तो इस नंबर के नीचे देखना है आपको डाउनवर्ड, यानी कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 का, अगर हम टेबल करते हैं तो 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इज इक्वल टू सीलिंग, इज इक्वल टू सीलिंग अगर मैं कर दूं, और अगर मैं ये दे दूं आपको, तो इसको अगर आप काउंट करेंगे तो क्या रहेगा आपका राइट आंसर बताइए। 4 के टेबल में 14 का नंबर जो है कौन से स्थान पे आएगा वो देखना है। अब हमें उससे ऊपर वाला नंबर देखना है। अभी हमने 14 से नीचे वाला नंबर देखा था, वो था 12। 14 से ऊपर वाला अगर हम देखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 16। ठीक है, यस चांद, यू हैव गिवन द राइट आंसर। हाँ जी, ठीक है, ये भी आपने सही दिया है, इससे ऊपर वाला भी। फाइन, सो दिस इज फॉर टुडे। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस है वो हम करेंगे, रेस्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन अवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, so till then bye everyone, have a nice day to all of you.